नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2018 की उत्तर पुस्तिका के साथ प्रश्न पत्र 4 के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र 4 का भाग 1 सामान्य विज्ञान का भाग है। सामान्य विज्ञान के इस भाग में सम्मिलित होने वाले विषय रसायन, भौतिक शास्त्र तथा जीव विज्ञान है। देखिए, सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में, यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सामान्य विज्ञान के भाग से जनरली कम अंक मिल रहे हैं। ऐसा ही 2018 मुख्य परीक्षा में देखा गया कि सामान्य विज्ञान से जो अंक मिले हैं वो औसतन कम मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर लेखन में कहां पे अंक अच्छे मिल रहे हैं, कहां पे अंकों की कटौती की जा रही है। ये सारी बातें 2018 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के साथ समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न पत्र 4 के भाग 1 में प्रश्नों तथा अंकों का विवरण किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले मैं 2 अंक के प्रश्न की बात करता हूं। 2 अंक के कुल 8 प्रश्न होंगे, कुल अंक 16 होंगे। अगर मैं प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा की बात करूं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 30 शब्द। अगर मैं 4 अंक के प्रश्न की बात करूं तो 4 अंक के कुल 5 प्रश्न होंगे, कुल अंक हो गए 20। प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 60 शब्द। अगर मैं 8 अंक के प्रश्न की बात करता हूं तो 8 अंक के कुल 3 प्रश्न होंगे, कुल अंक हो गए 24। प्रत्येक प्रश्न के लिए शब्द सीमा होगी 100 शब्द। 15 अंक का आपके पास 2 प्रश्न लिखा होगा। ठीक, क्या बोल रहा हूं, देखिए 15 अंक का आपके पास 2 प्रश्न लिखा होगा, जिसमें से कोई भी एक प्रश्न आपको हल करना है। तो शब्द सीमा होगी 175 शब्द। इसका मतलब भाग 1 जो है इसमें कुल अंक कितने होंगे, 75 होंगे। ठीक, तो यह था प्रश्नों तथा अंकों का विवरण। आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है भाग 1 का। तो भाग 1 में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान है। सिलेबस से आप भली भांति परिचित होंगे। सिलेबस में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं 2018 की उत्तर पुस्तिका में आते हैं। देखिए 2018 की उत्तर पुस्तिका भाग 1 सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। सबसे पहले खंड 1 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें अधिकतम अंक क्या होंगे, 2 शब्द सीमा क्या होगी, 30 शब्द। अगर मैं जगह की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं 2 अंक के लिए कितनी लाइन दी गई है, 4 लाइन दी गई हैं। इसका मतलब यह हो गया कि 2 अंक के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा होगी 30 शब्द, जबकि आपके सामने 4 लाइनें दी गई होंगी। ठीक, पहला प्रश्न पढ़ता हूं, क्या लिखा हुआ है, ताप सुनम्य क्या है, पॉलीथीन बहुलक की संरचना एवं उपयोग लिखिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, रसायन विज्ञान का। देखिए कितने अंक मिले हैं, यहां पे आधा अंक मिला है। अब क्यों मिला है इस बात को समझते हैं। देखिए यहां पे ताप सुनम्य को पूछा है पहले तो आपको बताना पड़ेगा ताप सुनम्य क्या है, और अपने मन से नहीं लिखेंगे। सामान्य विज्ञान के भाग में एक बात का ध्यान रखेंगे, आप बुक की लैंग्वेज लिखेंगे तब आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर आप अपने मन से परिभाषा को लिखते हैं तो अंक यहां पे कटेंगे ही। यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी के जो थ्योरी के पेपर हैं वहां पे आप अपने मन से आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी मटेरियल पता है उसका। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसमें आपको लैंग्वेज बुक की लिखनी पड़ेगी। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, पहला प्रश्न ताप सुनम्य क्या है, पॉलीथीन बहुलक की संरचना एवं उपयोग लिखिए। अब यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, ऐसा पदार्थ जो ताप को सुगमता से बिना व्याहत हुए धारण करे, ताप सुनम्य है। ऐसा कुछ नहीं होता है ताप सुनम्य। ताप सुनम्य होता क्या है उसको समझिए। ताप सुनम्य प्लास्टिक का एक उदाहरण होता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पे क्या हो जाए, नरम हो जाए।
और किसी भी आकार में ढल जाए वो क्या होता है, ताप सुनम्य होता है। ठीक, आगे क्या बोला, पॉलीथीन बहुलक की संरचना, तो पॉलीथीन बहुलक की संरचना तो सही लिखी हुई है, ये देखिए, तो ये सही लिखी हुई है। एवं उपयोग लिखिए, इसका उपयोग आप लिख सकते हो। ठीक है, प्लास्टिक बैग, रैपर, निचोड़ने वाली बोतल बनाने में। तो देखिए, अगर आप सही उत्तर लिखेंगे तभी आपको अंक पूरे मिलेंगे। तो पहले आप क्या करते, ताप सुनम्य की परिभाषा लिखते, पॉलीथीन बहुलक की जो संरचना है उसको लिखते, और उसका क्या लिखते आप, उपयोग लिखते, तब आपको यहां पे 2 में 1.5 या 2 अंक मिलते। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, मिश्र धातु एवं अमलगम को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के 2 उदाहरण दीजिए। यहां पे आप देख पा रहे हैं 2 में 2 अंक मिले हैं, यही बात आपको समझा रहा हूं। अगर उत्तर सही लिखेंगे तो आपको सामान्य विज्ञान के भाग में भी अंक मिलते हैं। देखिए, पता होगा मिश्र धातु क्या होती है, जब किसी धातु को किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलाकर समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, मिश्र धातु बोलते हैं। साथ में मिश्र धातु का 2 उदाहरण लिख दीजिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है स्टेनलेस स्टील, और दूसरा क्या लिखा हुआ है देखिए, पीतल। उसके बाद अमलगम को परिभाषित कर दीजिए। अमलगम क्या होता है, अमलगम जो होता है यह मिश्र धातु का ही एक प्रकार होता है, लेकिन अमलगम में एक अवयव जो होगा वो पारा होना चाहिए। वही लिखा होगा देखिए, जिसमें एक भाग पारा अवश्य होता है। उदाहरण लिख दीजिए, सोडियम अमलगम, पोटेशियम अमलगम। तो यहां पे जो उत्तर लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, इसीलिए 2 में 2 अंक मिले हैं। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा तथा इस्पात में अंतर समझाइए। यहां पे देखिए कितना नंबर मिला हुआ है, आधा नंबर मिला हुआ है। लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में। देखिए, इसको आप अच्छा आंसर कैसे लिख सकते थे, ये देखिए, आप इस प्रकार से समझा सकते थे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात के बीच अंतर को। जैसे कार्बन की मात्रा तीनों में बता सकते हैं, कठोरता बता सकते हैं तीनों में, गलनांक बता सकते हैं, आघात वर्धनीयता बता सकते हैं। और भी पॉइंट अगर आपको पता है, जंग लगना, किसमें जंग लगता है किसमें नहीं लगता है, तो यह एक अच्छा तरीका होता 2 अंक के प्रश्न को लिखने का। ठीक, सामान्य विज्ञान में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो बुक की लैंग्वेज ही लिखेंगे। दूसरी बात, अंतर वगैरह पूछता है तो आप एक टेबल बना के अंतर को शो कर सकते हैं, जिससे आपको 2 में 2 अंक मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर ऐसा लिखते आप तो आपको 2 में 2 अंक जरूर मिलते। ठीक, जबकि आप देख पा रहे हैं उत्तर पुस्तिका में जो लिखा गया है उसमें क्या लिखा है देखिए, ढलवा लोहा, इसमें आयरन की बहुत अधिकता होती है। यह पिटवा लोहा एवं इस्पात से अपेक्षाकृत भंगुर होता है। ठीक, पिटवा लोहा के बारे में क्या लिखा गया है, ऐसा लोहा जिसमें आयरन की मात्रा ढलवा लोहा से कम होती है तथा जिसका शोधन होता है। इस्पात के बारे में ऐसा लोहा जो अन्य दोनों से कठोर होता है, जिसमें थोड़ा कार्बन मिलाया जाता है। तो थोड़ा बहुत आप दे पा रहे हैं डेटा, जितना वो चाहता था उतना आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, इसीलिए वो नंबर कम दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में यहां पे कितना नंबर दिया है, वो 1 नंबर दिया है, जबकि यहां पे प्रश्न जो था वो 2 अंक का था। अब यहां पे क्यों कटौती हुई, तो समझिए यहां पे डायग्राम बनाना था आपको। डायग्राम में देखिए ऐसा, आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। यहां पे बता दीजिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हो गया अभिलंब, ये आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ऐसा लिखते तब आपको मिलते 2 में 2 अंक। यहां पे केवल परावर्तन के नियम लिख दिए गए हैं, लेकिन डायग्राम नहीं बनाया गया है, इसीलिए 1 अंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, प्रकाश के मूल गुण क्या हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखिए यहां पे मैंने 2-3 कॉपी देखी है, पता नहीं चेकर को चाहिए क्या था। लगभग सभी को यहाँ पे 0.5 अंक ही मिले हैं, आधा अंक ही मिला है। ठीक, जबकि बोला क्या था, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ही बोला था। ये आप लिख सकते हैं। ठीक,
अगला है रोपण क्या है, पौधों में यह किस प्रकार किया जाता है, तो बता सकते हैं। ठीक, ये तो बहुत आसान प्रश्न था रोपण का, जैसे गुलाब वगैरह में जो किया जाता है। तो रोपण के बारे में, ग्राफ्टिंग के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। यह आसान क्वेश्चन भी था। अगर आप जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो रोपण को तो अवश्य पढ़ेंगे ही आप। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है वो। अगला देखिए क्या बोला है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहां पे सबसे पहले तो आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना बतानी थी, उसके लिए पहले आपको डायग्राम बनाना था। ठीक, ये देखिए इस प्रकार का आप इसमें एक डायग्राम बना सकते थे। यह है तंत्रिका कोशिका की संरचना। ये डायग्राम बताते पहले तो आंसर में, उसके बाद इसके 3 जो भाग अलग अलग बांटे गए हैं उस भाग को बताते, तब आपको नंबर मिलते। बायो के प्रश्न में, जीव विज्ञान के प्रश्न में एक बात समझ लीजिए कि आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। जीव विज्ञान के प्रश्न में आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम अगर आप नहीं बनाते हैं तो जीव विज्ञान में नंबर कटेंगे ही। जीव विज्ञान के जो बड़े प्रश्न पूछे गए हैं 8 अंक के, 10 अंक के, वहां पे मैं आपको 2 उत्तर पुस्तिका से कंपेयर कराऊंगा कि एक में डायग्राम अच्छा है, एक में डायग्राम खराब है, तो नंबर का कितना डिफरेंस आता है अभी आगे देखेंगे। 2 उत्तर पुस्तिका के साथ कंपेयर करेंगे अपन। तो यहां पे तंत्रिका कोशिका वाले क्वेश्चन में आपको पहले तो डायग्राम बनाना था और उसके संरचना को बतानी थी, तब आपको यहां पे 2 में 2 अंक मिलते। देखिए यहां पे कितना अंक दिया गया है, 0 अंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन था बहुभ्रूणता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। तो बहुभ्रूणता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। इसमें देखिए कितना अंक दिया गया है, 1 अंक दिया गया है। ठीक, तो बहुभ्रूणता को यहां पे आप देख पा रहे हैं। होता क्या है बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता क्या होता है, जब किसी बीजांड या बीजों में से एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो क्या बोलते हैं आप, उसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। ठीक, जिसके उदाहरण आप लिख सकते हैं ब्रैसिका, सरसों जिसको बोलते हैं, सरसों का साइंटिफिक नेम होता है ब्रैसिका, ये सरसों का साइंटिफिक नेम होता है। और बोल सकते हैं पोआ। ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, बहुभ्रूणता के। तो आपको साथ में क्या देना था, एग्जाम्पल भी लिखना था। ये ऐसे प्रश्न है जहां पे आप 2 अंक हासिल कर सकते थे। बहुभ्रूणता को बताते, साथ में आप क्या करते, एग्जाम्पल भी लिखते, तब आपको 2 में 2 अंक मिलते। ठीक, तो ये हो गया खंड 1, मतलब जहां पे प्रश्न 2 अंकों के पूछे गए थे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो पूछा है वो अगर आप लिखते हैं तो आपको अंक अच्छे मिल रहे हैं। जीव विज्ञान के प्रश्नों में आपको डायग्राम देना बहुत जरूरी है। बहुभ्रूणता का भी डायग्राम बनता है, क्योंकि आगे जाके जो युग्मक होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आप बहुभ्रूणता को भी डायग्राम से समझा सकते हो। यहां पे तंत्रिका कोशिका को भी आप डायग्राम से समझा सकते थे, यहां पे तो डायग्राम बनाना ही था। तो जीव विज्ञान के अधिकतर प्रश्नों में आपको डायग्राम बनाना है, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। बड़े प्रश्नों में भी समझेंगे अभी। तो खंड 1 में आपने देखा, पॉइंट जो पूछा है उसी को लिखते हैं तो ही अंक मिलेंगे। अपने मन से अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो अंक आपको नहीं देगा। समझ पा रहे हैं, ये दूसरा थ्योरी पेपर जैसा पेपर नहीं है। यहां पे थोड़ा सा आपको बुक की लैंग्वेज ध्यान में रखनी है। देखिए अगला जो है ये खंड 2, जिसमें अधिकतम अंक कितने हैं, 4 हैं। यहां देखिए आपके सामने जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। मतलब जो 4 अंक के प्रश्न होंगे उसके लिए शब्द सीमा होगी 60 शब्द, और लाइन कितनी होगी आपके सामने, 7 लाइन होगी लगभग। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, भर्जन तथा निस्तापन को समझाइए उदाहरण सहित। यहां देखिए 3 अंक मिला है, धातु कर्म में यूज होता है भर्जन और निस्तापन। तो आप उदाहरण के साथ अगर भर्जन और निस्तापन को समझाएंगे, उदाहरण क्या देंगे, आप एग्जांपल ले लीजिए। आयरन का धातु कर्म, कॉपर का धातु कर्म, उसमें देख लीजिए क्या बनेगा आपका ये रिएक्शन, उसको लिखिए तो वो एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के साथ अगर आप लिखते हैं तो देखिए आपको 4 में 3 अंक मिले हैं। तो जो पूछा है अगर आप उसी पे केंद्रित रहते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे ही।
अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, प्रतिरोधों के संयोजन के नियम लिखिए तथा समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। तो प्रतिरोधों का संयोजन आपको पता है श्रेणी क्रम में होता है और समांतर क्रम में होता है। डायग्राम बना के आप क्या लिखिए, आप समतुल्य प्रतिरोध लिख दीजिए। ठीक, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये देखिए 3 अंक मिले हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों में कटौती नहीं होगी जहां पे आप अच्छा उत्तर लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई क्या है। साथ में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको दिया है। यहां पे आप देख पा रहे हैं आपको 2 अंक मिला है। क्यों 2 अंक मिला है? क्योंकि यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो परिभाषित किया गया है, इसकी इकाई भी लिखी गई है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था उसको यहां पे हल नहीं किया गया है। तो अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी यहां पे हल करते तो आपको यहां पे 4 में 4 अंक मिलते। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है, कार्बन संश्लेषण के C3 एवं C4 चक्रों का अंतर बताइए। यहां पे तो कुछ लिखा ही नहीं गया है। ठीक, ये अगर आप जीव विज्ञान पढ़े हैं तो आपको अच्छी से पता होगा C3 एवं C4 चक्र। अंतर पूछा था, सीधे आप अंतर लिखिए, लाइन खींचिए, यहां पे C3 चक्र, यहां पे C4 चक्र, अंतर बता दीजिए। ठीक, इस प्रकार लिखेंगे तो वहां पे पॉइंट आपके ज्यादा दिखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, मेंडल के वंशानुगत नियमों का वर्णन कीजिए। तो यहां पे देखिए आपको नंबर कितने मिले हैं, 0.5। मेंडल के वंशानुगत नियम क्या होते हैं? 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। वो तीनों नियम आपको लिखने थे, तब जाके आपको नंबर अच्छे मिलते। यहां पे देखिए कोई भी नियम दर्शाया नहीं गया है, प्रभाविता का नियम भी नहीं है। ठीक, आपको दूसरा नियम बताया पृथक्करण का, तीसरा बताया स्वतंत्र अपव्यूहन का, कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक, इसीलिए नंबर क्या दिया है वो 0.5। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, खंड 3। खंड 3 में अधिकतम अंक कितने हैं? 8। शब्द सीमा कितनी है? 100 शब्द। लाइन अगर देखेंगे कितनी लाइन होती है तो 1 2 3 4 5 6। आगे देखिए कितनी लाइन दिया है, 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब यह हुआ अगर 8 अंक के प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए शब्द सीमा है 100 शब्द और लगभग 13 से 14 लाइन आपको देकर रखेगा। वो क्वेश्चन था लौह शोधन में वात्य भट्टी में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आप धातु कर्म में 2 चीजें पढ़ते हैं, कॉपर का धातु कर्म और आयरन का धातु कर्म। तो यहां पे आयरन के धातु कर्म से क्वेश्चन बना है। अब यहां पे देख पा रहे हैं आपको नंबर कितने मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं। उसका कारण क्या है? तो आपको पता होगा जब आप आयरन का धातु कर्म करते हैं तो वात्या भट्टी में 3 क्रियाएं होती हैं, 3 क्रियाओं में बांटा गया है। एक आपका अपचायक क्षेत्र या अपचयन क्षेत्र में जो क्रिया होती है, दूसरा आपका ये देखिए धातुमल क्षेत्र, तीसरा होता है आपका दहन क्षेत्र या गलन क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्र तो लिखे गए हैं, फिर भी नंबर की कटौती हो गई है। ये देखिए दहन क्षेत्र भी लिखा गया है, फिर भी नंबर 3 दिए गए हैं। इसका कारण क्या था? डायग्राम, वात्या भट्टी का डायग्राम बना के आपको तीनों क्षेत्रों को शो करना था, तब जाके आपको यहां पे 5 या 6 नंबर मिलते। समझ पा रहे हैं? तो देखिए क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे आंसर उसका बहुत अच्छी तरीके से, डायग्राम अगर उसमें आवश्यक है तो डायग्राम बनाइए। हाँ, वात्या भट्टी का अगर आप क्रियाएं लिख रहे हैं उसमें डायग्राम तो बनाना बहुत जरूरी हो गया। ठीक, तो डायग्राम नहीं बनाया गया है, इसी कारण यहां पे 3 अंक दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्धचालक क्या है, पीएन डायोड की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या लिखना था, अर्धचालक की परिभाषा, उसके बाद पीएन डायोड के बारे में आपको लिखना था। ठीक, इसमें नंबर अच्छे दिए गए हैं, देखिए औसत नंबर दिए गए हैं 4। अगला क्वेश्चन देखिए 8 अंक का क्या था, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब यहां पे बायो का प्रश्न है और बायो का ये 8 अंक का प्रश्न है। इसमें दिए कितने गए हैं, 6 अंक, जो कि बहुत अच्छे अंक हैं। तो यहां पे आपको समझना है कि डायग्राम बहुत जरूरी है और डायग्राम भी अच्छा होना चाहिए। ये देखिए अच्छा डायग्राम बना है तब 6 अंक मिले हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे मानव के श्वसन अंगों को बताना था।
कि मुख्य श्वसन अंग कौन कौन से हैं और सहायक कौन कौन से हैं, पता होगा। मुख्य श्वसन अंग में आ जाएगा फेफड़ा, सहायक में और आ जाएंगे आपके नासा छिद्र, ठीक है, कंठ और श्वासनाल, आगे जाके ब्रोंकियस वगैरह हो जाते हैं। तो ये सारा तो आप बताएंगे ही, लेकिन ये डायग्राम बहुत जरूरी था यहां पे। अगर ये डायग्राम आप नहीं बनाते तो आपको 6 अंक यहां पे मिलते ही नहीं। तो बायो के प्रश्न में तो बहुत ध्यान रखेंगे डायग्राम का, और डायग्राम साफ सुथरा अच्छा होना चाहिए। इसी में आपको मैं एक और कॉपी दिखाना चाहूंगा। देखिए, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। यहां पे कितने अंक मिले हैं इसमें, देखिए 3 अंक मिले हैं। कारण क्या था इसका, ये देखिए डायग्राम यहां पे नहीं बना था, ये केवल समझा दिया गया था एक सर्कल के माध्यम से। यहां पे डायग्राम को नहीं बनाया गया था, इसीलिए यहां पे कितने अंक दिए गए हैं आप देख पा रहे हैं, यहां पे 3 अंक दिए गए हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 2 उत्तर पुस्तिका है मुख्य परीक्षा की, एक में 6 अंक मिले हैं, एक में 3 अंक मिले हैं। कारण आप अच्छी से समझ पा रहे हैं क्योंकि यहां पे जो डायग्राम बनाया गया है वो बहुत अच्छा है, ठीक। साथ में आप यहां पे डिस्क्राइब करेंगे उसके अंगों को। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो खंड 5, खंड 4 भाग 1 और भाग 3 में नहीं होता है, वो भाग 2 में होता है। खंड 5 को देखिए, खंड 5 जो है इसमें अधिकतम अंक कितने हैं, 15, शब्द सीमा कितनी है 175, स्पेस कितना है देख लीजिए, 2 लाइन यहां पे है और पूरा का पूरा 1 पेज और देकर रखा होगा। ये देखिए पूरा का पूरा 1 पेज, लगभग 17 लाइन होती हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अथवा में क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे पहला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए तथा आइंस्टीन समीकरण, देहली आवृत्ति एवं कार्यफलन को समझाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग लिखिए। अथवा में क्या दिया है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। लगभग 90%, 95% जो प्रतिभागी थे उन्होंने हृदय की संरचना को ही बनाया है। अब देखिए यहां पे अंक कितने मिले हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 12 अंक मिले हैं 15 में, जो कि बहुत अच्छे हैं। कारण क्या है देखिए, कारण आपको दिखा रहा हूं डायग्राम, ये देखिए कितना शानदार डायग्राम यहां पे बनाया गया है, ठीक, हृदय की संरचना का। अगर आप डायग्राम अच्छा बनाएंगे तो कार्यविधि उतना मैटर नहीं करेगा जीव विज्ञान में। कंपेयर करता हूं, देखिए एक और उत्तर पुस्तिका के साथ, ये देखिए ये दूसरी उत्तर पुस्तिका हृदय की संरचना ही लिखी गई है। अब इसमें डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है हृदय का, तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर आप मैटर देखेंगे तो इसमें मैटर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा उसको सर्कल या फिर चक्र के साथ समझा दिया है, वो किस राय से कहा जाता है, अशुद्ध रक्त फिर कहां आता है, ये पूरा एक एरो की सहायता से समझाया गया है। मतलब मैटर आप देखेंगे तो मैटर जो है वो इस प्रश्न के, इस उत्तर पुस्तिका के कंपैरिजन में अच्छा है। लेकिन डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम देखिए और आप इसका डायग्राम देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। इस उत्तर पुस्तिका में जो अंक मिले हैं ये 8 हैं, जबकि इस उत्तर पुस्तिका में जो अंक मिले हैं ये कितने हैं, 12 हैं। समझ पा रहे हैं? तो डायग्राम का कितना महत्व है, इस बात को समझना है जीव विज्ञान में, बायो में। फिजिक्स में महत्व नहीं है डायग्राम का। फिजिक्स में केवल जो पूछा है केवल आपको उसी का उत्तर लिखना है। लेकिन जीव विज्ञान की अगर बात करता हो तो डायग्राम यहां पे बहुत जरूरी है। रसायन में भी जहां जहां डायग्राम आपको लगता है वहां वहां डायग्राम बनाइए। इस भाग में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यहां से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस भाग से अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया मतलब पेपर 4 आपका बहुत शानदार बनने वाला है। क्योंकि भाग 2 आपका गणित का है जहां पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और भाग 3 आपका अप्लाइड साइंस का है। वहां पे ऐसा देखा गया है कि औसतन 50 अंक मिले हैं 2018 मुख्य परीक्षा में। तो अगर आपके भाग 1 में अच्छे अंक आ गए तो आप सोचिए आपका पेपर 4 बहुत अच्छा जाएगा। और यहां पे अंक अच्छे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं कहां से कितने प्रश्न पूछे गए 2018 मुख्य परीक्षा में। तो देखिए रसायन वाले भाग से 22 अंक के प्रश्न पूछे गए। भौतिक शास्त्र
से 35 अंक के प्रश्न पूछे गए, जीव विज्ञान से 23 अंक के प्रश्न पूछे गए। ये जो 15 अंक का प्रश्न था वो एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान से पूछा गया था, जिसमें से कोई भी एक का चयन आप करते। तो यहां आप देख पा रहे हैं अंकों का जो यहां पे विषयवार विवरण है वो लगभग समान है। 22 अंक मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हैं, आप जीव विज्ञान वाले से उठाते हैं 15 अंक वाला प्रश्न, तो जीव विज्ञान कितने अंक का हो गया आपका 23 अंक का, रसायन कितने का हो गया 22 अंक का, और ये कितने अंक का हो गया आपका 20 अंक का, लगभग बराबर। तो विषयवार जो विवरण होगा प्रश्नों का वो बहुत सटीक होगा। ऐसा नहीं कि केवल प्रश्न आपको भौतिक से ही दिखेंगे या केवल रसायन से दिखेंगे या केवल जीव विज्ञान से दिखेंगे, तीनों विषयों को बहुत अच्छी तरीके से सम्मिलित किया जाएगा। तो आपको तीनों विषयों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी करना है। इस आप एनालिसिस को देख के समझ सकते हैं तीनों विषय का महत्व बराबर है। ठीक, तो अच्छी से तैयार करिए। आशा करता हूं आपको जो परेशानी लग रही थी सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में वो थोड़ी दूर हुई होगी। आपको समझ में आया होगा कि आपको उत्तर लेखन किस प्रकार से करना है, जिससे आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकेंगे सामान्य विज्ञान के भाग में। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।